नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द काकरान इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आने वाले हैं और हमने उनकी प्रैक्टिस भी शुरू करा दी है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे ही आपको जीके की प्रैक्टिस कराई जा रही है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 2 मैथ का, जिसमें मिक्स क्वेश्चन हमने लिए हैं। 15 मिक्स क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। 30 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा और आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, उसको अभी से देख लें। इसके बाद आप इस वीडियो को देख लें या पहले इसको देख लें, बाद में जाकर उसको देख लें। उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन लिए हैं हर चैप्टर के, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो ओवरऑल हो पाए सभी चैप्टरों को लेकर। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या दे रखा है, एक वस्तु को 15% की छूट पर बेचने पर भी 19% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 850 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 15% की छूट पर बेचने पर भी कितने का लाभ हो रहा है, 19% का लाभ हो रहा है। तो क्या पूछा गया है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 850 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रिलेशन होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रिलेशन होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी। डिस्काउंट छूट कितने की दी है, 15 की दी है, तो इसमें से आप लिख देंगे 100 माइनस के 15। और लाभ कितने का हुआ है, 19 का हुआ है, तो 100 प्लस के 19। तो 100 में से अगर 15 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 85। और 100 में 19 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 119। यानी कि क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 85, और अंकित मूल्य जो था वो कितना था, 119। लेकिन अभी हमें कंपेयर करना बाकी है। उसने दे रखा है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 850, और हमारे हिसाब से कितना आया है, 85। तो इसका मतलब है जिस चीज को हम 85 कह रहे हैं वो किसके बराबर है, वो 850 के बराबर है। 85 से एक बार कटेगा, ये भी 85 से एक बार कटेगा, जीरो आ जाएगी ऐसे की ऐसे। तो एक यूनिट का मान जो है वो किसके बराबर है, 10 के। हमसे क्या पूछा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना आया था, 119 यूनिट आया था। तो 119 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर रख देंगे, 119 गुना, एक यूनिट का मान कितना है, 10, तो इसकी 10 की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1190। यानी कि 1190 उस वस्तु का अंकित मूल्य रखा गया होगा। ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ऑप्शन में। तो एक ऑप्शन जो है इसमें गड़बड़ कर रखी है। इस ऑप्शन को हम 1190 कर लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1190 होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में क्या दे रखा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव का मतलब है अकेले अकेले। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ आर ओपन्ड टुगेदर। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, एक टैंक ए है जो कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। एक टैंक बी है जो पूरी खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि टंकी की वो आ जाएगी निकल कर, कितनी कैपेसिटी है टंकी की, यानी कि टैंक जो है वो कितना पानी भर सकता है अपने अंदर। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो। ऐसी संख्या लेनी है हमेशा जो 12 से भी कटे, 15 से भी, यानी कि इनका एलसीएम लेना है। तो 12 पंजे 60 होता है, 15 चौका 60 होता है। मान लिया टैंक जो है पूरा का पूरा 60 लीटर का टैंक है। ठीक है। अगर ये पाइप ए 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर सकता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 12 पंजे 60। और ये कितने में भर जाएगा, 15 चौका 60। ये एक घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है। और ये बी जो है वो एक घंटे में कितना भर सकता है, 4 लीटर पानी भर सकता है। ये इन दोनों की क्या आ गई निकल के, समता आ गई। समता आ गई निकल के। अब जब ये दोनों एक साथ भरना शुरू करेंगे, दोनों मिलकर एक साथ भरना शुरू करेंगे, तो ये 60 लीटर का जो टैंक है इसको एक साथ भरेंगे तो 5 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, टोटल कितना पानी भरेंगे एक साथ, 9 लीटर पानी एक घंटे में भरना शुरू करेंगे। तो 60 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 9 छिक 54। कितना बचा आगे, 6/9 घंटे।
या तो आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा, 6 सही 6/9 घंटे। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं भी ऐसा तो दे नहीं रखा, तो हमें इसे मिनट में बदल देते हैं। तो ये तो 6 घंटे तो हो गए पूरे के पूरे, ये 6/9 जो है, अब घंटे को क्या में बदल दो, मिनट में। घंटे को मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करनी चाहिए, घंटे को मिनट में बदलने के लिए आप कहोगे 60 से गुना कर दो। ठीक है जी। अब इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 तिया 60, तो 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, 20 दूनी 40। ठीक है जी। तो 6 घंटे 40 मिनट में पूरा टैंक जो है वो क्या हो जाएगा, वो भर जाएगा, अगर ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो। ठीक है जी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो इसको कैसे कर सकते थे, सीधा लिखते। अगर आप डायरेक्ट करने वाले हैं तो 12 15 ये आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, यहाँ जाएगा 60/9, 9 से भाग देंगे, 9 6 54, और 6/9, और डायरेक्ट यहाँ से किस चीज़ से गुना कर दो, 60 से कर दो गुना। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, तो 20 दूनी कितना हो गया 40। तो 6 घंटे तो ये हो गए, और 40 मिनट हो गई ये। तो जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो एक लाइन में इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। मैं दोनों के लिए बताता चलूंगा, जो बेसिक वाले हैं उनके लिए भी, और एडवांस लेवल पर आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है ये भी आपको बताता हुआ चलूंगा। आगे अगर बात करते हैं, आगे किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 10% घटाई जाती है, तो कुल प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा। देखिए, जब एक ही संख्या को पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, ऐसे केस में हमेशा कमी होती है, आपको याद रखना है, हमेशा कमी होती है। और कमी कितने की होती है, ऐसे केस में हमेशा क्या होगी, कमी होगी किसकी, x² / 100%। ठीक है। तो x की जगह हम रख देंगे वो संख्या जो कितनी दे रखी है, 10। तो 10^2/100%। अब 10 का वर्ग कितना होता है, 100, बटे में भी कितना दे रखा है, 100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा, 1%। तो कमी कितने की हो गई, 1% की कमी हो गई। हानि भी कह सकते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा 1% की हानि। उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। हवा में उड़ने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कुछ भी पेन और पेपर चलाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट देखना था कि x² का मतलब है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, बटे में भी 100 आएगा, 100 से 100 कटा, कितना बचा, 1% की हानि, आंसर खत्म। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 210 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, जब हम इसको कराते हैं तो हम आपको प्रतिशत तोड़ना सिखाते हैं। 10% का मतलब जो है वो कितना होता है, 1/10। और जब ब्याज लगता है तो ऊपर की संख्या जोड़ दो, यानी कि पहले साल 10 की कोई चीज कितने की हुई होगी, 11 की। साल कितने दे रखे हैं, 2 साल दे रखे हैं। फिर दूसरे साल भी 10 की कोई चीज कितने की हुई, 11 की। तो 10 की 10 में गुना करेंगे तो 100, 11 की 11 में गुना करेंगे तो 121। ये तो आपका आ गया मूलधन, और ये आपका आ गया ब्याज लगने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो है मिश्र धन। ठीक है जी। यानी कि ये तो आ गया प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट, इंग्लिश वालों के लिए मैंने बता दिया। ठीक है। अब 100 रुपए की कोई चीज है, 121 हो गए, तो कितने का ब्याज मिल गया, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितना मिला, 21 का मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 210। इसका मतलब है जिस चीज को हम 21 कह रहे हैं वो किसके बराबर है, 210 के। तो 21 से कटेगा 21, यहाँ कितना बचेगा, 10। तो यहाँ कितना बचा, 1। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर है। अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है तो जो मूलधन है वो कितना था, 100 था। तो हमारे 100 जो हैं, जिसे हम 100 कह रहे थे, वो किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 100 गुना 1 यूनिट का मान है 10, तो 10 की कर देंगे गुना। तो जिस चीज को हम 100 कह रहे थे वो वास्तव में कितनी है, 1000 है। यानी कि मूलधन जो है वो कितना है, 1000। अब पूछा है कि अगर ब्याज की दर 10% ही रखें और 2 वर्ष का समय रखें तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, साधारण ब्याज, सीधा सा साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आपने भी पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है। यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन है 1000, ब्याज की दर है 10%, समय कितना है, 2 साल, और बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी,
तो 2 की गुना इस 10 में और इस 10 में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 200। यानी कि 2 साल का 10% ब्याज पर 2 साल का साधारण ब्याज तो कितना है 200, और चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा था 210, 10 रुपए का फर्क है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 200। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 200। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने चक्रवर्ती ब्याज हमें दे रखा था, ब्याज की दर दे रखी थी, 2 साल का समय दे रखा था, तो हमने चक्रवर्ती ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज को कंपेयर करा, कंपेयर करके हमने मूलधन निकाला, मूलधन कितना आ गया 1000, और मूलधन पर फिर सीधा सा ब्याज वाला फॉर्मूला लगाकर ये निकाल दिया कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये बिल्कुल आपको आसानी से एक एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये काम हमने किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो एक फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है जी। अब चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपसे पूछी है, कितना समय दे रखा है कि 15 सेकंड में। अब देखिए एक चीज यहाँ पर सोचने वाली है, ये तो दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये दे दिया सेकंड में। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि या तो चीजों को रखो किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें आंसर क्या हमें दे रखा है, दूरी हमें किस में दे रखी है, देखो दूरी दे रखी है मीटर में, तो इस 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो इधर ही रहने देते हैं, और 15 सेकंड को इसके पास ले आते हैं, इधर कितनी रह जाएगी दूरी। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करनी पड़ेगी, ये 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा डी। अगर मैं इसको काट लेता हूं तो देखिए 3×5 = 15, 3×6 = 18, और काट लूँ 2×3 = 6, और 2 से इसको काट लूँ 2×4 = 8, और ऊपर कितना बच गया 5, 5 और 40, 5×5 = 25, 25×4 = 100, 100 और 1 0 ये तो कितना आ जाएगा 1000। तो ऊपर तो हमारा कितना बच गया, ऊपर तो हमारा बच गया 1000, बटे में हमारा बच गया कितना 3। 1000 को जब 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 333.33, ये आपकी दूरी आ जाएगी मीटर में। तो कहाँ पर दे रखा है 333.33, तो लगभग में हम आंसर जो है वो कितना दे देंगे, ये दे देंगे, ये सबसे नजदीक आंसर जो है वो कौन सा है, ये है। तो आंसर मेरा हो जाएगा 330 मीटर। ठीक है, वैसे आंसर में अगर एक चीज ऑप्शन दे रखा होता 333 तो ज्यादा सही था, ये ज्यादा सटीक आंसर माना जाता, या अगर 334 भी दे रखा होता तो भी हम उसको आंसर लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 333 भी दे दे 334 भी दे दे, ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर। इसलिए आपको आंसर दूर दूर ऑप्शन दे रखे हैं, तो अप्रोक्स में आंसर दे रखा है आपको लगभग में, तो लगभग में आंसर आपका कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए ये को हमारा तो आंसर ही सही नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा केस आपको बने तो आंसर आपको लगभग में देके आना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक तो तरीका बिल्कुल डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं कि देखिए आप लिखेंगे 720 गुना 100/80 गुना कितने का 10 का लाभ लेना है तो 110/100। डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 100 से कट जाएगा 100, 80 से कट जाएगा 9 बार, और 11×9 = 99, आंसर आ जाएगा 990 रुपये। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आपने ये डायरेक्ट किस तरीके से कर दिया। तो देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए कोई कोई वस्तु है, क्रय मूल्य है उसका कुछ, क्रय मूल्य पर 20% का क्या हो गया नुकसान हो गया। अगर किसी चीज का 20% का नुकसान हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 20% हटेगा तो बटे में 100, और 100 रुपए की चीज पर 20 का नुकसान हो गया तो कितनी रहेगी 80/100 बच गई। कितनी बच गई 80/100, यानी कि क्रय मूल्य का 80/100 मिला है हमें, कि वो वस्तु जितने की भी थी उस पर 20 का नुकसान हो गया तो कितने की बिकी 80/100 की बिकी, और कितने की बिकी है 720 की, बराबर रख देंगे 720। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, क्रय मूल्य कैसे आ जाएगा 720 गुना ये बराबर से उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100 तो ऊपर चला जाएगा 80 चला जाएगा नीचे। तो सबसे पहले ये जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन मैंने लिखी थी वो क्रय मूल्य निकालने के लिए लिखी थी। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 720 गुना 100/80।
अब हमें क्या निकालना है कि अगर 10% का लाभ लेना है तो कितने की बिकेगी, 10% का लाभ लेके वो कितने की बिकेगी। तो क्रय मूल्य तो ये आ गया, तो अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, 720 गुना 100/80। अब इस पर कितना लेना है हमें, 10% का लाभ। अब 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 10, परसेंटेज हटेगी तो बटे में आ जाएगा 100, और लाभ लेना है तो इसलिए जुड़ जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110/100। तो अगर डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है तो हम लिख देंगे क्रय मूल्य का 110/100। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 990 रुपये आ गया। कि यानी कि अगर आपको 10% का लाभ लेना है तो वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी, 990 की बेचनी पड़ेगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको ये भी पता चला होगा कि हानि के बाद कैसे बिकती है और लाभ लेने के लिए किस तरीके से हम परसेंटेज को तोड़ते हैं। ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। वैसे क्वेश्चन एक लाइन का था। अगर किसी को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्रय मूल्य कैसे निकला, फिर क्रय मूल्य पर हमने लाभ लेकर विक्रय मूल्य कैसे निकाला, तो आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी कि एक लाइन में क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, आप भी डायरेक्ट इसको एक लाइन में करना शुरू कर देंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। यानी कि एक व्यक्ति की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का जो अनुपात है वो 5 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यदि उसकी आय कितनी है, 25,000 है, तो उसकी बचत कितनी है। ठीक है, एक आदमी ने 5 रुपए कमाए, 3 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितने की करी, आप कहोगे बचत करी 2 की। ठीक है, अब इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज का वास्तविक मान हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। हमें दे रखा है क्या, उसकी आय 25,000 है और आय हमारे हिसाब से कितनी है, 5। इसका मतलब है 5 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है, 25,000। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, इस 5 से इसको डायरेक्ट काट दो, 5 पंजे 25 और 3 जीरो आ जाएंगी ये जुकी तू। 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, 5,000 के। पूछी है बचत कितनी है, तो बचत कितनी है, 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट 5,000 है तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 गुना 5,000। आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 10,000 रुपये। तो बचत कितने की कर रहा है वो, 10,000 रुपये की कर रहा है। 25,000 रुपये में से कितने की बचत कर रहा है, 10,000 की कर रहा है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इनका साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने नोट्स बनाकर आप इनको रख सकते हैं। कॉपी बना ले, प्रैक्टिस सेट 1 लिखें, उसके क्वेश्चन करें, फिर प्रैक्टिस सेट 2 लिखें, उसके क्वेश्चन करें, और फिर बिना देखे इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें, ताकि आपका ये भी क्लियर हो पाए कि क्या मैंने सिर्फ देखकर तो मुझे समझ में आ गया कि सर ने किस किस तरीके से सोल्व किया है, क्या मैं बिना देखे खुद भी इन चीज़ों को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 35% 280 है, संख्या का 80% कितना होगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको लिखना है 280/35% का मान दे रखा है, तो बटे में आ जाएगा 35%। फिर कितने का निकालना है, 80% का, तो यहाँ आ जाएगा 80%। देखिए परसेंटेज से कट जाएगी, परसेंटेज कट गई। 7 से अगर भाग दे दूँ तो 7 चौक 28, 40 बच गया, 7 पंजे 35, और 5 से भाग दे दूँ तो 5 अठे 40। 8 की 8 में गुना होगी, 8 अठू 64, तो कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक लाइन में करने का तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट आपको इस तरीके से क्वेश्चन करके आना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उनका एलसीएम जो है वो 420 है तो उनका एचसीएफ क्या है। देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, कि एचसीएफ गुना अनुपात की आपस में गुना कर दो। अनुपात कितना है, 5:7, और ये बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम के। ठीक है, तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है 420, और ये 5:7 जो है बराबर से इधर जाकर बटे में चला जाएंगे, 5:7। ठीक है जी, तो 7×6 = 42, और 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 12।
ठीक है जी, तो डायरेक्ट आंसर खत्म है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। एचसीएफ एलसीएम का ये क्वेश्चन था। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो अनुपात वाला था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, यदि नई कीमत कितनी है, 250 है, तो मूल कीमत क्या थी। अब आप एक चीज बताइए, 25% की वृद्धि कर दी, 25% को आप लिखोगे 25/100। अब वृद्धि कर दी तो 100 में 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। यानी कि पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, वृद्धि के बाद वो कितने की होगी, 125 की। लेकिन दे रखा है कि वृद्धि के बाद वो कितने की हो जाती है, 250 की। इसका मतलब है जिस चीज को हम 125 कह रहे हैं वो किसके बराबर है, 250 के। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकल जाएगा, 125 का दुगना हो कितना होता है, 250। तो 125 ही कम 125, 125 दूनी 250। तो एक यूनिट का मान किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो जिस चीज को हम 100 कह रहे थे, यानी कि जिस चीज को हम 100 कह रहे थे वो किसके बराबर होगी, आप कहोगे 100 गुना 2, वो किसके बराबर हो जाएगी, 200। यानी कि पहले वो जो चीज थी वो कितनी थी, 200 थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पूछा था मूल कीमत क्या थी, भाई मूल कीमत पहले हमारे हिसाब से कितनी थी, 100, बढ़ने के बाद कितनी हुई, 125। हमने कहा मूल कीमत हमारे हिसाब से 100 थी, बढ़ने के बाद 125 होगी। लेकिन उसने कहा कि बढ़ने के बाद हुई कितनी है, 250 की। तो जिस चीज को हम 125 कह रहे हैं वो क्या है, 250। तो 125 से इसको काटा तो यहाँ से एक यूनिट का मान 2 आ गया। यानी कि हमारी एक यूनिट क्वेश्चन में किसके बराबर है, 2 रुपए के बराबर है। तो हमारी जो 100 यूनिट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वास्तव में वो चीज कितने की थी, 100 की। तो हमारी 100 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 100 गुना एक यूनिट का मान जो है उसकी कर देंगे गुना। पहले इन क्वेश्चनों को x मान के करते थे, तो यहाँ से एक की जगह x का मान निकल के आता था। x का मान कितना आता था, 2 आता था। फिर x का मान 2 आता था, फिर 100x का मान निकाल देते थे। 100 गुना x की जगह 2 रख देते थे, आंसर आ जाता तो 200। लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए x को तो दिया हटा, सिर्फ यूनिट में हम काम करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी कुछ स्मार्ट तरीके से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि 25% को हम डायरेक्ट एक चीज और कह सकते हैं, 1/4। 25% को हम क्या कह सकते हैं, 1/4। और वृद्धि हो रही है तो जुड़ेगा, यानी कि 4 से कोई चीज कितने की हो जाएगी, 5 की। और हमें कितनी दे रखी है, 250। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 50। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 50। तो हमारा पहले वो मूल मूल कितनी राशि कितनी थी, 4 थी। 4 से कितनी हुई थी, 5। तो हमसे ये पूछा है ये कितनी थी, तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 4 गुना एक यूनिट का मान कितना आया है यहाँ से, 50। 50 की गुना करेंगे तो 50 चौका कितने हो जाएंगे, 200। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो इस तरीके से भी तोड़ के आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप तोड़ के कर सकते हैं। दो तरीके थे, दोनों बता दिए मैंने आपको। उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका परिमाप कितना होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और ये कितना दे रखा है, 441। तो भुजा कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। ये 2 हटेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 21। 441 जो है वो 21 का वर्ग होता है, इसलिए 441 का वर्गमूल कितना आ गया, 21 आ गया। पूछा है उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा का मान कितना है, 21। तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। तो आंसर आ जाएगा 84। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। ये मेंसुरेशन 2D का आपके लिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने 20,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उस पर 10% का खर्च आ गया। 20,000 रुपए की तो खरीदी, इस पर 10% का खर्च आ गया। 10% को क्या कह देते हैं हम, 10/100 कह देते हैं। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, यानी कि खर्च कितने का आ गया, 2,000 रुपए का खर्चा भी कर दिया। तो 20,000 रुपए की तो वो खरीदी थी, 2,000 रुपए खर्च कर दिए, तो वस्तु से कितने की पड़गी, 22,000 रुपए की पड़गी। क्रय मूल्य किसका होगा, 22,000 रुपए हो गया। फिर उसने उसे 25,300 की बेच दी। बेच कितने की दी, 25,300 रुपए की। तो लाभ कितना हुआ, अब मुझे बताइए, 22,000 रुपए की चीज 25,300 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 3,300 रुपए का लाभ हो गया।
कितने रुपए का? 3,300 का। लेकिन आपसे तो प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ को तो रख देंगे ऊपर, कितना? 3,300 को तो रख देंगे ऊपर, बटे में रख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 22,000, और गुना 100% का निशान। देखिए 3 जीरो से काट देंगे, 3 जीरो कट गई। अब 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऊपर बच गया 3 और एक जीरो, नीचे बच गया 2, 2 से 30 कटेगा, कितना आ जाएगा? 15%। तो लाभ जो है वो कितना हुआ? लाभ हो गया 15% का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए, आपने कोई एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी, जितने की वो खरीदी उसका तो आपने पैसे दिए, प्लस आने के बाद जो उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है उसे सुधारिया आपने, उसमें जो आपका खर्चा हुआ वो भी आपने जोड़ दिया, फिर उसके बाद आप उसे बेचते हो, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस गिना जाता है। तो आपके दो खर्चे जुड़ेंगे, एक तो जितने की खरीद के लाए वो, प्लस जितने रुपए का लाने के बाद खर्चा किया, तो टोटल आपकी क्या आ जाएगी? क्रय मूल्य आ जाएगा कि मुझे वो चीज कितने की पड़ी। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि किसी काम को ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप इसको घर से करके लेके आइएगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन थोड़े से चेंज हैं, तो आपको चेक करना है कि कौन सा आपका सही रहने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है कि पहली संख्या का 2/3 दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से निकाल देंगे पहली बटे दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। देखिए जब आपको इस तरीके से निकालना हो तो कुछ नहीं करना, इस 3 की तो डायरेक्ट इसमें गुना कर दो, 3 तिया 9, इस 2 की इस 4 में कर दो, 2 चौक 8। तो ये पहली एक संख्या तो होगी 9, दूसरी संख्या होगी 8। तो हमें क्या दे रखा है? यदि पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या, देखिए 48 पहली संख्या नहीं, यहाँ लिखा होना चाहिए था यदि एक संख्या 48 है। ठीक है, अगर पहली संख्या 48 देगा तो इसका आंसर जो है वो दशमलव में आ जाएगा। पहली संख्या हमारे हिसाब से कितनी है? 9। तो फिर मुझे क्या रखना पड़ता? 9 यूनिट का मान किसके बराबर रखना पड़ता? 1 48 के, और 9 से 48 पूरा का पूरा ना कटता, इस वजह से मेरा आंसर जो है वो दशमलव में आ जाता। हमें अगर ये लिख के दे दे यदि एक संख्या 48 है, तो मैं इसको 48 मान लूंगा कि 8 यूनिट का मान कितना है जी? देखो 48, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8 छिंग 48, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 6। तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या कितनी है? 9। तो 9 यूनिट का मान जब निकालेंगे तो 9 यूनिट का मान आ जाएगा 9 गुना 1 यूनिट का मान कितना आया है? 6। तो 6 की गुना कर देंगे, 9 छिक 54। तो एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। लेकिन अगर मैं ऐसे मानता कि पहली संख्या कितनी है? 48 है, तो फिर मुझे 9 यूनिट का मान 48 के बराबर रखना पड़ता, और 9 से 48 पूरा ना कट के दशमलव में आता। ऑप्शन हमारा कोई भी दशमलव में नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा या तो चेंज कर लेते। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ से ऐसे दे देते, इसको 3/4 दे देते और इसको दे देते 2/3, तो भी आपका क्वेश्चन फिर तो सही था। फिर तो आप यहीं लिख देते यदि पहली संख्या कितनी है? 48। देखिए फिर कैसे करते हम कि यदि पहली संख्या का 3/4 बराबर है दूसरी संख्या के 2/3 के, तो फिर आ जाता पहली बटे दूसरी संख्या बराबर 2 की 4 में गुना होती 8, 3 की 3 में गुना होती 9। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 8। तो 8 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है? पहली संख्या दे रखी है 48। तो 8 छिंग 48, 1 यूनिट का मान आ जाता 6। 9 यूनिट का मान निकालते तो 9 गुना 1 यूनिट के मान की गुना कर देते तो कितना आ जाता? 54। तो अगर ये इधर से इधर लिखे होते तब तो ये पहला वर्ष शब्द जो लिख रहा है पहली संख्या, तब तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन जब इन्होंने ये इधर 2/3 लिख रखा हो, इधर 3/4, तो यहाँ पर पहली लिखना सही नहीं है, यहाँ पर लिख दो कोई एक संख्या। कोई एक संख्या 48 है तो दूसरी ज्ञात करे। फिर कोई एक संख्या 48 कैसे देखेंगे? फिर हम ऐसे देखेंगे कि 48 अगर 9 से कट रहा है 9 के बराबर रख दो, 48 8 से कट रहा है तो 8 के बराबर रख दो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको 2/3 यहीं रखना है, 3/4 भी यहीं रखना है, और यहाँ पर शब्द पहली भी रखना है, तो आप ऑप्शन चेंज करो, ऑप्शन दशमलव में दो फिर आंसर। ठीक है, तो 3 तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैंने आपको बता दिया। एक तरीका ये वाला, दूसरा तरीका ये वाला, तीसरा अगर वो सेम चीज वही रखनी है जो दे रखी है तो फिर उसके लिए आपको ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, आंसर जो है वो आपका कहे में आएगा? दशमलव में आएगा।
अगले और लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या दे रखा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ कितना है, 51। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहली विषम संख्या होती है x, दूसरी होती है x+2, तीसरी होती है x+4। कभी भी जब विषम संख्याएं माननी हो तो इसी तरीके से माननी है। 3 दे रखी है, 3 मान ली, 4 दे रखी होती है, अगली लिखता x+6, उससे अगली x+8। ठीक है जी। इन 3 संख्याओं का जो जोड़ है वो हमें कितना दे रखा है, 51। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस के 6 बराबर 51। ये प्लस का 6 बराबर से उधर जाकर घट जाएगा, तो 51 में से 6 घटेंगे उधर जाके तो कितना बचेंगे, 45। और x का मान कितना आ जाएगा, 3 से 45 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। x का मान 15 आ गया। बड़ी संख्या क्या है, x+4, यानी कि बड़ी संख्या आ जाएगी 15 + 4 यानी कि 19। तो बड़ी संख्या कितनी है जी, 19 है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो देखिए मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है। कोशिश ये की है कि हर चैप्टर का क्वेश्चन जो है हम लेकर चले, ताकि अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो आप इन वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों को अगर करके जाते हैं तो एग्जाम में आपके लगभग सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब देखने को मिलेंगे तो आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो एग्जाम में आप उन क्वेश्चन को भी कर देंगे। बस करना क्या है, एक बार ये वीडियो देखनी है, इन क्वेश्चनों को समझना है, उसके बाद फिर बिना देखे इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका डाउट है या कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि हमें सुधारनी चाहिए तो वो सुधार देंगे हम, आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।